हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के लेटेस्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मू डीमन किंग डूटियान की वजह से मरते मरते बचता है और किन्मू को बचाने वाले किन्मू के ग्रैंडपा मू थे, जिनसे इंपीरियल एडवाइजर ने भी मुलाकात की। और इंपीरियल एडवाइजर को ग्रैंडपा मू की डिवाइन टेक्निक में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर ने इससे पहले इस तरह की यूनिक डिवाइन टेक्निक को नहीं देखा था। इंपीरियल एडवाइजर की दिलचस्पी को देखने के बाद ग्रैंडपा मू ने उन्हें अपनी डिवाइन स्किल शो करके दिखाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इंपीरियल एडवाइजर चाहे तो ग्रैंडपा मू के इस टेक्निक के सक्सेसर को भी वो तलाश कर सकता है। और आखिर में हमने देखा था कि लॉन्ग जियानन का बाप ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा था, जिसने ड्रैगन टेमिंग सेक्ट की सारी जिम्मेदारी लॉन्ग जियानन को सौंप दी, क्योंकि ड्रैगन किंग डीमन किंग डूटियान से फाइट करने के बाद भले ही मरा ना हो, मगर वो बुरी तरह से घायल जरूर हो चुका था। और वहीं लॉन्ग जियानन, जो बॉडी शेड करने के बाद लड़के से लड़की बन चुकी थी, वो सोच रही थी कि वो किन्मू से इस दिन का हिसाब जरूर वसूलेगी, क्योंकि किन्मू ही था जिसने डीमन किंग डूटियान को समन करके पूरे टियानबाओ सिटी के साथ ड्रैगन टेमिंग सेक्ट को भी बर्बाद कर दिया। अब एपिसोड 64 की शुरुआत होती है और हमें एक नोट के जरिए बताया जाता है कि इंपीरियल एडवाइजर ने जब टियानबाओ सिटी में डीमन किंग डूटियान को खत्म कर दिया था, तब ड्यूक वेई ने फ्लेम नेशन की आर्मी के साथ मिलकर टियानबाओ सिटी को दोबारा से नेशन का हिस्सा बना लिया। वहीं सिस्टर चुयुन और जनरल युआन ने फर्स्ट डीमन गॉड को भी खत्म कर दिया था। साथ ही साथ कुछ बचे कुचे स्कॉलर्स को भी इन लोगों ने बचा लिया था, जिस वजह से लीजाओ की आर्मी का मोरल दोबारा से इंक्रीज हो जाता है और इन लोगों ने रेबिलियंस को भी भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं जनरल शाओई के साथ जो सेक्ट थे, वो जनरल शाओई को अकेला छोड़ के भाग चुके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अब उनका लीजाओ में रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना जैसा है। जिसके बाद अगर बात की जाए जनरल शाओई का क्या हुआ, तो वो हमें आगे जानने को मिलेगा। इसी के साथ अब एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम सीनियर यून को देखते हैं, जो दुआ कर रहा था कि वो लोग फिर से किसी मुसीबत में ना फंसे। उतने में ही यहाँ पे किन्मू और इंपीरियल एडवाइजर आ गए। किन्मू को देखते ही ड्रैगन किलिन छलांग लगाते हुए सीधा किन्मू से लिपट गया और वो यहाँ पे खुश होते हुए किन्मू को चाटने लगा। तभी यहाँ पे किन्मू की टीम भी आ गई, जो किन्मू को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश थे। वो कहने लगे, चलो अच्छा है कि किन्मू तुम ठीक हो, वरना तो हम लोग तुम्हारे लिए ही परेशान होते रहते। उतने में ही सीनियर शन कहने लगा, अंकल किन, हम लोगों को बचाने के लिए शुक्रिया। हम लोगों ने जाने अनजाने में पहले आपको अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए हम माफी मांगते हैं, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो किन्मू यहाँ पे सीनियर शन के साथ एक अंकल की तरह मजाक करने लगा। तभी इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, जिसने भी टियानबाओ सिटी में डीमन गॉड को समन किया था, उसे ग्रेट मेरिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी ही वजह से नेशन की आर्मी टियानबाओ सिटी में घुस पाई। जो सुनते ही हुओलिंगर तुरंत ही बता चुकी कि डीमन गॉड को समन करने वाला और कोई नहीं, हमारा किन्मू है। जो कहने के बाद हुओलिंगर को लगा कि अब इंपीरियल एडवाइजर किन्मू को इनामात से नवाजेंगे, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर तो यहाँ पे उल्टा किन्मू को ही पनिश करने की बात करने लग चुके। वो कहते हैं कि भले ही किन्मू की वजह से आर्मी टियानबाओ सिटी में घुस पाई, मगर डीमन गॉड ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, और एक शहर को तबाह बर्बाद करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जो अगर इंपीरियल कोर्ट को पता चला तो इंपीरियल कोर्ट एम्परर पे प्रेशर बनाएगा ताकि वो तुम्हें सजा दे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके लिए तुम्हें कानून के हिसाब से मौत की सजा भी दी जा सकती है। जो सुनते ही किन्मू की टीम किन्मू के सामने आ गई, ताकि अगर इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे किन्मू के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो किन्मू को डिफेंड कर सके। मगर इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं कि तुम्हारा जो मेरिट और क्राइम है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, इसलिए मैं इस मामले को दबा सकता हूँ। जो सुनके यहाँ पे किन्मू के साथ किन्मू की टीम भी खुश हो चुकी। जिसके दूसरे सीन में इंपीरियल एडवाइजर किन्मू को बता रहे थे कि उन्होंने रिफॉर्म को वजूद में लाने के लिए काफी सारे लोगों को किल किया है, जिनमें कई सारे लोग ऐसे भी थे जो रिफॉर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। मैंने न सिर्फ लोगों को तलवार से मारा, बल्कि मैंने अपने शब्दों से भी लोगों को मारा है। यह इंपीरियल एडवाइजर अपने गुनाहों का कन्फेशन किन्मू के सामने कर रहे थे, ताकि उनका दिल यहाँ पे हल्का हो जाए। तो किन्मू इंपीरियल एडवाइजर से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता मैं इस बारे में किसी और को बता सकता हूँ? तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, ड्यूक वेई के मुकाबले तुम एक अच्छे लिसनर हो। मैं जब भी ड्यूक वेई को कुछ भी बताता, अगले दिन वो पूरे इंपीरियल कोर्ट में फैल जाता। वैसे अगर तुम इस बारे में किसी और को बताना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम पर यकीन करेगा। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी पीछे से यहाँ पे ड्यूक वेई आ चुके, जिन्होंने इंपीरियल एडवाइजर की बातें सुन ली थी। इसलिए वो इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे, अच्छा तो आप यहाँ पे मेरी बुराई कर रहे हो? क्या आपको याद नहीं आपके कहने पे मैंने क्या कुछ नहीं किया? लगता है आप वो सब भूल चुके हो। अब इससे पहले कि ड्यूक वेई और कुछ कह पाते, उसी वक्त इंपीरियल एडवाइजर ड्यूक वेई को किन्मू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो बताते हैं कि किन्मू इंपीरियल एकेडमी का पहला इरूडाइट है। जो सुनके ड्यूक वेई कहने लगे, अच्छा तो ये बच्चा वही फेमस डिवाइन हीलर है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जब भी वेयोंग मुझसे मिलता तो वो बस मुझे तुम्हारे बारे में ही बताते रहता। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने स्कॉलर रेसिडेंस के स्कॉलर्स को हराकर खुद को इनविंसिबल साबित किया। तुम पूरे
पूरे स्कॉलर रेसिडेंस में इकलौते अनडिफीटेड स्कॉलर हो जो रेड ड्रैगन फिश को भी ग्रिल करके खा चुका है। वैसे इन सबसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैंने ये सुना है कि तुम्हारा 7th प्रिंसेस लिंगशुई के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसे मैं एक टॉप सीक्रेट रखूंगा। जो सुन के किन्मू समझ चुका था कि ड्यूक वेई वेयोंग का ग्रैंडफादर है, इसीलिए तो वेयोंग भी यहाँ पे उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा बोलते रहता है। शायद से वेयोंग ने अपने ग्रैंडफादर से ही ये स्किल इनहेरिट किया है। उतने में ही जनरल किन यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को रिपोर्ट करने आ चुका। वो कहता है कि लीजाओ की ओर से एक खुशखबरी आई है, हमने सभी रेबेलियन सेक्टों को मैदान छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया है। साथ ही साथ बचे कुछ स्कॉलर्स को भी बचा लिया गया है और रेबेलियन आर्मी के लीडर जनरल शाओई को भी खत्म कर दिया गया है। जो सब सुन के किन्मू कहता है कि इंपीरियल एडवाइजर अब यहाँ का पूरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब मुझे और मेरी टीम को अकेडमी वापस लौटना चाहिए। तो इंपीरियल एडवाइजर किन्मू को रोकते हुए कहने लगे कि लीजाओ तो बस तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट था, लेकिन एग्जाम तो अभी बाकी है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी टीम को मेरे साथ ही रहना होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर ने जनरल किन से कहा कि सभी सोल्जर्स को सदर्न रीजन के हार्टलैंड की ओर बढ़ने को कहो, क्योंकि अब हम वहाँ पे मौजूद रेबेलियंस को खत्म करेंगे। साथ ही साथ उन रेबेलियंस तक मेरी ये बात भी पहुंचा दो कि अगर वो लोग सरेंडर नहीं करते तो उन लोगों के पास बस 2 ही ऑप्शन बचेंगे। पहला तो ये कि हम इंपीरियल कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अपनी पूरी आर्मी के साथ उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे और रास्ते में जितने भी सेक्ट्स या क्लैन आएंगे हम उन्हें मिटाते जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सदन सी में मछलियों का खाना बनने के लिए धकेल देंगे। या दूसरा ऑप्शन मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के साथ जगह तय करके हम लड़ेंगे, जिसमें जो ताकतवर होगा वो कमजोर को खत्म कर देगा। जो सुनकर जनरल किन यहाँ से चला गया और वहीं ड्यूक वेई इंपीरियल एडवाइजर के मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के साथ लड़ने की बात से थोड़ा राजी नहीं थे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि हम सभी इंपीरियल कोर्ट में आने से पहले मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को ही फॉलो किया करते थे, इसलिए भला अब उन रूल्स को फॉलो करने में क्या दिक्कत। तो ड्यूक वेई कहने लगे दिक्कत ये नहीं, दिक्कत वो 3 प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स है जिन्होंने पिछली बार आपको मारने की कोशिश की थी। जो सुनके इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे मिस्टीरियस मार्क्समैन को देखते हैं जो कह रहा था कि इंपीरियल एडवाइजर ने बस एक अटैक में ही डीमन गॉड को खत्म कर दिया, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो सच में इंजर्ड है भी या नहीं। जिसपे एक मास्टर कहने लगा बेशक इंपीरियल एडवाइजर इंजर्ड है, प्योर यांग किलिंग शॉट टेक्निक से इंपीरियल एडवाइजर को घायल किया था। उतने में एक ओल्ड लेडी कहने लगी मैंने भी अपने पॉइजन को इंपीरियल एडवाइजर की बॉडी में क्लियरली इंसर्ट किया था। जिसपे एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ था वो कहने लगा हाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने सबसे पावरफुल मूव्स को यूज किया था, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि इंपीरियल एडवाइजर इंजर्ड ना हो। पिछली बार यकीनन हम तीनों ने इंपीरियल एडवाइजर के सोल को डैमेज किया था और ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। दोस्तों दरअसल ये तीनों मास्टर्स और कोई नहीं इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक करने वाले प्रीवियस एरा के 3 एक्सपर्ट्स हैं जो आज पहली बार हम लोगों के सामने रिवील किए गए हैं और बहुत ही जल्द मिस्टीरियस मार्क्समैन की आइडेंटिटी भी रिवील होने वाली है। अगर मैं इस बंदे के रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो वो ये होगा कि ये बंदा एम्परर की लिंग फैमिली से बिलोंग करता है और इसका एम्परर के साथ क्या रिलेशन है वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आने वाले 1 या 2 एपिसोड्स में ही इस बंदे के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो अब ये मार्क्समैन कहने लगा हालात देखते हुए बस 2 आउटकम ही निकल के आते हैं। पहला तो ये कि इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वो शुरुआत से ही हमें ट्रैप में फंसाना चाहता है। जो सुनके ये एल्डर कहने लगा बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक हम तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स एक साथ रहते हैं तब तक इंपीरियल एडवाइजर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस एल्डर के ये कहते ही हम फ्लेम नेशन की एक लार्ज आर्मी को सदर्न रीजन के हार्टलैंड की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ किन्मू इन सब चीजों को देखकर सोच रहा था कि पिछली बार इंपीरियल एडवाइजर ने जब डाजू कॉन्टिनेंट पे अटैक किया था तब हमने उन्हें रोका था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिसे मैं विलन समझता था उसके ही साथ मिलकर मुझे लड़ना होगा। जब किन्मू यहाँ पे ये सब सोच रहा था तब इंपीरियल एडवाइजर बाकी के स्कॉलर्स को गाइड कर रहे थे। उतने में ही युवोलिंगन इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगी कि मैंने सुना था कि आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो क्या आपने कभी डीमन बीस्टो के कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पढ़ा है? जिसपे इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं तुम चाहो तो मुझे सिखा सकती हो। जो सुनके युवोलिंगर इंपीरियल एडवाइजर को डीमन बीस्टो के कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताने लगी। इसी तरह से बताते बताते कब इंपीरियल एडवाइजर युवोलिंगर को सिखाने लगे उसे पता ही नहीं चला, इसलिए वो कहने लगी अरे 1 मिनट मैं तो यहाँ पे आपको सिखा रही थी ना, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको नहीं आप मुझे सिखा रहे हो? तो इंपीरियल एडवाइजर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ने ही एक दूसरे को सिखाया है। जो सुनके किन्मू के मन में एक सवाल आया, इसलिए उसने इंपीरियल एडवाइजर से कहा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे हाँ तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो। जो सुनके किन्मू पूछने लगा कि हम आखिर 5 एलिमेंट चिलम के सभी एट्रीब्यूट के पावर्स को यूज क्यों नहीं कर पाते। किन्मू के सवाल को सुनके बाकी के लोगों का ध्यान भी इंपीरियल एडवाइजर पे आ गया। अब यहाँ किन्मू का सवाल सुनने के बाद इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि लगता है कि इंपीरियल एकेडमी के सुपरवाइजर्स ने तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। सच कहूँ तो तुम लोग सबसे ज्यादा स्टूपिड बैच हो जिन्हें मैंने आज तक सिखाया है। जो सुनके किन्मू और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता। तो अब इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि सबसे पहले तो ये 5 एलिमेंट चिलम के जो कोर्स है वो सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं, वो सभी किंग लेवल के गॉड्स को
दर्शाते हैं, जिन्हें तुम तभी एक्टिवेट कर सकते हो जब हेवन और अर्थ की मिस्टीरियस फोर्स 5 एलिमेंट चिलम के कोर्स में इंटर करेगी, क्योंकि हेवन और अर्थ की मिस्टीरियस फोर्स 5 एलिमेंट चिलम के कोर्स को ब्रेक करते हुए उसके अंदर की एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करती है, जिन्हें तुम लोग फाइट में इस्तेमाल करते हो। इंपीरियल एडवाइजर के गाइडेंस की वजह से किन्मू ने फायर गॉड कोर को यहाँ पे ब्रेक कर लिया था, जिस वजह से फायर गॉड की पावर सब किन्मू की बॉडी में समाने लगी, जो अब किन्मू को एक नया रूप दे देती है। यहाँ हम देखते हैं कि किन्मू की बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग फायर पावर रिलीज हो रही है। साथ ही साथ किन्मू के माथे पे बैल की 2 सींग भी आ चुके हैं। दरअसल किन्मू ने यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से किन्मू का लुक यहाँ पे चेंज होकर किन्मू एक बैल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। सच कहूँ तो किन्मू का ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। किन्मू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सभी लोगों का ध्यान किन्मू की ही तरफ चला गया और किन्मू के इस नए लुक को देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि किसी को भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था। तभी वोलिंगर किन्मू के पास जाते हुए कहने लगी कि किन्मू तुम्हारा रियल फॉर्म तो एक बुल का है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक बुल होगे। तभी किन्मू सोचने लगा कि आखिर अचानक से उसकी बॉडी बुल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, कहीं इस वजह से तो नहीं कि किन्मू बचपन में गाय और भैंसों को चराया करता था। तभी इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि किन्मू ने डिवाइन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी मास लॉर्ड की बॉडी में तब्दील हो जाती है, जो वाकई में काफी ज्यादा रेयर है। इवन की इंपीरियल एडवाइजर भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं कर पाए हैं, जो सब सुन के तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तभी इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि किन्मू की स्वॉर्ड स्किल्स और बैटल स्किल्स ऑर्थोडॉक्स है, प्लस किन्मू स्पेल्स को भी कास्ट कर सकता है। इसलिए अगर अब किन्मू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेता है तो वो 6 डायरेक्शन रियलम के कल्टीवेटर के साथ भी मुकाबला कर सकता है। जो सुन के अब किन्मू गॉड ट्रांसफॉर्मेशन डीएक्टिवेट करते हुए इंपीरियल एडवाइजर के पास आ गया, जहाँ पे वो पूछ रहा था कि क्या वो बाकी के गॉड कोर्स को भी एक साथ कल्टीवेट कर सकता है। तो इंपीरियल एडवाइजर किन्मू को जवाब देते हैं कि इस मामले में तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सबसे पहले तो अपने फाउंडेशन को यहाँ पे सॉलिड करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने फाउंडेशन को सॉलिड नहीं करोगे तो बाद में ये तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है। अगर तुमने अभी अपने फाउंडेशन को सॉलिड नहीं किया तो जब तुम डिवाइन ब्रिज रियलम पे ब्रेक थ्रू करोगे तब तुम्हारा डिवाइन ब्रिज बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा होगा, जिस वजह से जब तुम किसी हाई लेवल के डिवाइन ब्रिज रियलम के एक्सपर्ट से फाइट करोगे तो वो बस तुम्हें 1 या 2 मूव्स में ही किल कर सकता है। तो उसके लिए फिलहाल तो तुम सबसे पहले अपने फाउंडेशन को सॉलिड करो। जो सुनकर सीयून इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगी कि आखिर आपका डिवाइन ब्रिज कैसा है, तो इंपीरियल एडवाइजर जवाब देते हैं कि उनका डिवाइन ब्रिज बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए कोई भी मुझे इस रियलम में नहीं हरा सकता। जो सुनकर किन्मू सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी ओवरलोड बॉडी की तरह है, क्योंकि मेरी ओवरलोड बॉडी भी बाकियों के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर है। किन्मू के इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट होकर लॉन्ग जियोनन पे आ गया, जो मिस्टीरियस मैन को फ्लेम नेशन की आर्मी के एक्शंस को रिपोर्ट करने आई थी, मगर उसे यहाँ पे तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनको देख के वो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज थी, क्योंकि उसने भी इन तीनों एक्सपर्ट्स को पहली बार देखा है। जिसके बाद वो मिस्टीरियस मैन को रिपोर्ट करती है कि फ्लेम नेशन की आर्मी ने हमारे 2 सिटीज को कैप्चर कर लिया है, पहला याओ सिटी और दूसरा शेन सिटी, और अब वो लोग सभी बैरियर्स को पेनिट्रेट करते हुए हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या आपने इंपीरियल एडवाइजर के ऑप्शंस के बारे में सोचा, जिसपे ये बंदा कोई भी जवाब ना देकर इंपीरियल एडवाइजर के कंडीशन के बारे में पूछने लगा। तो लॉन्ग जियोनन बताती है कि इंपीरियल एडवाइजर के बारे में फिलहाल कोई भी खबर नहीं, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ घिरा हुआ है, प्लस वो अपने ऑर्डर्स खुद आर्मी तक नहीं पहुंचाता, इसलिए इंपीरियल एडवाइजर के बारे में कुछ भी पता कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनके ये बंदा सोचने लगा कि लगता है अब मुझे ही अपना हुकुम का इक्का बाहर निकालना होगा। जो सोचने के बाद वो कहने लगा मेरा एक पुराना दोस्त है जिसने हेवनली सेक्रेट लैंड में भी कल्टीवेट किया है, उसकी एबिलिटी को देखते हुए यकीनन वो इंपीरियल एडवाइजर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इस बंदे के इसी बात के साथ हम फ्लेम नेशन की आर्मी को देखते हैं, जो अब सदर्न बॉर्डर के काफी ज्यादा अंदर तक आ चुके थे। उतने में ही किन्मू को वाटरफॉल के छोर पर एक आदमी और उसके साथ एक बच्चा दिखा, और ये दोनों भी यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे। ये देख के किन्मू सोचने लगा कि इन लोगों को देख के लगता नहीं कि ये लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पे फिशिंग नहीं कर रहे तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भला कोई ऑर्डिनरी बंदा क्यों ही इतने बड़े आर्मी के रास्ते में फिशिंग करेगा। अभी किन्मू यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी सीनियर यून अचानक से आके कहने लगा कि कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए, अगर ये पागल नहीं तो फिर वाटरफॉल में क्यों फिशिंग कर रहे हैं। अगर इसी तरह से ये लोग पूरे हफ्ते भी बैठे रहे ना तब भी ये लोग एक भी मछली को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर इस बंदे के पास आ चुके, तो ये एल्डर हंसते हुए कहने लगे फाइनली मछली कांटे में फंसने के लिए आ चुकी है। जो कहने के बाद ये एल्डर इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा कि एक ऐसी मछली जो ड्रैगन गेट को क्रॉस नहीं कर सकती, मगर फिर भी वो मछली ड्रैगन गेट को क्रॉस करने के लिए पानी को गंदा करते हुए छोटी मछलियों को खा जा रही है, तो इस तरह की मछली को मुझे पकड़ना चाहिए या फिर नहीं।
नहीं। दरअसल ये एल्डर पानी को गंदा करने वाली मछली इंपीरियल एडवाइजर को बोल रहा है और छोटी मछली उन सेक्स को जिन्हें इंपीरियल एडवाइजर ने अब तक खत्म कर दिया है या फिर खत्म करने वाले हैं। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, एल्डर आखिर आप सेक्स को छोटी मछली कैसे बोल सकते हो? ये सेक्स तो पानी में मौजूद वो लीचेस है जो छोटी मछलियों के साथ साथ बड़ी मछलियों के भी खून को चूस रहे हैं। इसलिए मैं तो बस यहाँ पे दवाई डालकर पानी को साफ और मछलियों के लिए रहने लायक बना रहा हूँ। तो भला मैं पानी को गंदा करने वाला कैसे हुआ? जो सुन के ये एल्डर उठते हुए कहने लगे कि शायद मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकता। जो कहने के बाद ये एल्डर अपने डिसाइपल को माउंटेन के नीचे जाने को कहते हैं। तो एल्डर का डिसाइपल अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए माउंटेन के नीचे चला गया। वही इंपीरियल एडवाइजर भी अपने लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एल्डर और इंपीरियल एडवाइजर के बीच एक डेडली बैटल होने वाली है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। अब इधर किन्मू इंपीरियल एडवाइजर और एल्डर को आमने सामने देखकर सोचने लगा कि डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट्स की फाइट को विटनेस करने का ये एक अच्छा मौका है। लेकिन अफसोस मैं इस बैटल को देख नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर्स डिवाइन ब्रिज रिलम के एक्सपर्ट्स के फाइट को देखने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। अब इधर इंपीरियल एडवाइजर एल्डर से पूछने लगा कि क्या आपने अपनी स्किल्स अपने डिसाइपल को पास डाउन कर दी है? तो एल्डर कहते हैं, हाँ मैंने अपनी सारी स्किल्स अपने डिसाइपल को पास डाउन कर दी है। लेकिन तुम्हारा क्या तुमने अपनी स्किल्स को पास डाउन किया? तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि पास्ट में उन्होंने कई सारे सेक्टों को डिस्ट्रॉय किया था जिनके टेक्निक्स को वो स्टोर नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उन्हें उसका रिग्रेट अभी तक है। लेकिन फिर बाद में चल के उन्होंने टियानलू टावर को बनाया ताकि वो जिन भी सेक्ट्स या क्लैन को खत्म करे तो उनकी टेक्निक्स को वो टियानलू टावर में स्टोर कर सके। इसी वजह से इंपीरियल एडवाइजर किसी को भी मारने से पहले पूछते हैं कि उसने अपनी टेक्निक्स पास डाउन की या फिर नहीं। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर अपना नाम बताते हुए कहने लगे कि मैं जियांग बाइगुई फ्लेम नेशन का इंपीरियल एडवाइजर हूँ। तो एल्डर भी अपना नाम शेन जानरेन बताते हुए कहते हैं कि वो लिटिल जेट कैपिटल से बिलोंग करते हैं। एक दूसरे को अपना नाम बता लेने के बाद ये दोनों यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट करने लगे, जो हमें दिखाया तो नहीं गया लेकिन बादलों में तेज लाइट चमक रही थी जिसे दूर से फ्लेम नेशन की आर्मी भी देख पा रही है। अब इधर सीनियर शेन एल्डर के डिसाइपल से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से बिलोंग करते हो? तो ये डिसाइपल अपना नाम वांग मोरेन बताते हुए कहता है कि मैं लिटिल जेट कैपिटल से बिलोंग करता हूँ। जो सुनके किन्मू सोचने लगा कि ये तो वही जगह है जिसे मैंने किताबों में पढ़ा था। ऐसा कहा जाता है कि लिटिल जेट कैपिटल में इमोर्टल्स रहते हैं। जो अभी किन्मू का कहना ही था कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ वाटरफॉल का पानी बिखर गया। साथ ही साथ हम एक पावरफुल स्लैश अटैक को आसमान में जाते हुए भी देख पाते हैं। इस नजारे को देख लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं जो आसमान में अकेला खड़ा हुआ है। इसका एक ही मतलब है कि इंपीरियल एडवाइजर ने एल्डर को खत्म कर दिया है। अब इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि ये पहली मर्तबा था कि मैंने लिटिल जेट कैपिटल के किसी इमोर्टल के साथ फाइट की है। मानना होगा कि लिटिल जेट कैपिटल के इमोर्टल्स में दम तो है, लेकिन अब वो लोग वक्त से बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं, इसलिए उन्हें भी यहाँ पे हराया जा सकता है। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर वांग मोरेन से कहते हैं कि जाकर अपने मास्टर की डेड बॉडी कलेक्ट कर लो। जो सुनके वांग मोरेन समझ चुका था कि इंपीरियल एडवाइजर ने उसके मास्टर को किल कर दिया है, इसलिए वांग मोरेन इमोशनल होते हुए कहने लगा कि मैं अपने मास्टर का बदला लेने जरूर आऊंगा। जो कहने के बाद वांग मोरेन यहाँ से अपने डियर पे सवार होके चला गया। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर ने कहा कि पहले तुम अपने मास्टर की टेक्निक को किसी और को पास डाउन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो टेक्निक तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाए। जिसके बाद अब वो किन्मू के पास जाते हुए कहने लगे कि मेरी इंजरीज को अब तुम्हें ही हील करना है। मेरी इंजरीज को हील करने के बहाने ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स कैसी है। जो सुनके किन्मू एक कमरे में इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज को चेक करने लगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके एक हीलर पे आया, जिसे एक बंदा बता रहा था कि डिवाइन हीलर ने 7 मेडिसिन को ऑर्डर किया है। शायद से किन्मू ने इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज को हील करने के लिए किसी दुकान से मेडिसिन खरीदा है। तो इसी बात को ये हीलर मिस्टीरियस मैन को बताने आ चुका। वो एक एक करके सभी 7 मेडिसिन के बारे में मिस्टीरियस मैन को बताने लगता है। ये हीलर बताता है कि पहली दवाई सोल इंजरीज को हील करने के लिए है और दूसरी दवाई फायर पॉइजन को हील करने के लिए। जो सुनके ये एल्डर कहने लगा कि फायर पॉइजन मेरी टेक्निक का हिस्सा है। तभी हीलर तीसरे दवाई के बारे में बताने लगा। वो बताता है कि तीसरी दवाई किसी इंसेक्ट और वुडन पॉइजन को ठीक करने के लिए है। तो ओल्ड लेडी टियान कहने लगी कि ये मेरे पॉइजन का कमाल है। तभी हीलर चौथे दवाई के बारे में बताने लगा। वो बताता है कि चौथा दवाई स्टीमिंग के लिए है। इसी तरह यह हीलर मिस्टीरियस मैन को सभी 7 मेडिसिन को ब्रेक डाउन करके बता चुका। साथ ही साथ वो कहने लगा कि डिवाइन हीलर अपने टाइटल को डिजर्व करता है। अगर डिवाइन हीलर को 1 महीने का समय दिया जाए तो वो यकीनन इंपीरियल एडवाइजर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जो सुनके ये शॉर्ट मास्टर कहने लगा ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइन हीलर की कल्टीवेशन अभी बहुत लो है, इसलिए वो हमेशा इंपीरियल एडवाइजर के साथ नहीं रह सकता। जो सुनके मिस्टीरियस मैन कहने लगा खैर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें एक बात तो पता चल चुकी है कि इंपीरियल एडवाइजर इंजर्ड है, इसलिए अब हम इंपीरियल एडवाइजर को सेकंड ऑप्शन चूज करने को बोलेंगे। जो सुनके ये ओल्ड लेडी कहने लगी अगर मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से इंपीरियल एडवाइजर के साथ फाइट करने की बात है तो बताओ कि तुम में से कौन 1-on-1 इंपीरियल एडवाइजर का मुकाबला कर सकता है। 200 साल पहले इंपीरियल एडवाइजर ने तरक्की कर रहे बैटल स्कूल को अकेले ही खत्म कर दिया था, तो इसीलिए अगर 1-on-1 की बात की जाए तो हम में से कोई भी इंपीरियल एडवाइजर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, फिर चाहे इंपीरियल एडवाइजर घायल ही क्यों ना हो। जो सुनके मिस्टीरियस मैन पूछने लगा कि अगर ऐसा है तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए।
तो ये लेडी कहने लगी जब तक हम इंपीरियल एडवाइजर को मार सकते हैं तब तक हमें मेथड्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस लेडी के इसी बात के साथ हम यहाँ पे फ्लेम नेशन की आर्मी को देखते हैं जो एक सिटी में आ चुके थे, जहाँ किन्मू को एक भिखारी दिखाई दिया। तो किन्मू ने हुवोलिंगर से कहकर उसे एक सिक्का दे दिया, लेकिन सिक्के को लेते ही ये बंदा फौरन ही इंपीरियल एडवाइजर के गाड़ी पे आ चुका, जहाँ सभी लोग तुरंत ही चौकन्ने हो गए। अब ये बंदा कहने लगा कि हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चुना है, इसलिए डाशियन सिटी में वक्त पे आ जाना। जो सुन के इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा और इंतजार करके आते। जिसपे ये बंदा कहने लगा मुझे इसका नहीं पता, मैं तो बस यहाँ पे मैसेज पहुंचाने आया हूँ। जो कहने के बाद ये बंदा यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी किन्मू इस बंदे से अपना सिक्का वापस मांगने लगता है। तो ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहने लगा कि बच्चे तुम एक नंबर के बेशरम हो, क्या तुम्हें एक भिखारी को दिया हुआ पैसा मांगते हुए शर्म नहीं आती। जो सुन के हुवोलिंगर कहने लगी तुम भिखारी नहीं चीटर हो। तभी इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि इस बंदे का नाम डाउई है जो बैगर सेक्ट का मास्टर है। अगर तुम एक मर्तबा बैगर सेक्ट वालों को गुस्सा दिला दोगे तो फिर वो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं। हालांकि ये डीमन कल्ट के बैगर हॉल की ही तरह है, मगर बैगर सेक्ट के तरीके बहुत ज्यादा रूथलेस और क्रूअल होते हैं। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी ड्यूक वही इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगे कि शायद से पानी में छुपे हुए मगरमच्छ अब बाहर आ रहे हैं। ड्यूक वही के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें आपको एक बहुत ही खतरनाक बैटल देखने को मिलेगा, इसलिए उसे मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जो इसी तरह का कंटेंट बनाने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है।